जो कुर्सी लगी है आप लोग बैठिए। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत बोले भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। घोरावल के कार्यकर्ता अभी मंच के पास ही स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी नेता जिनकी देश में एक अनोखी पहचान है, ऐसे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी अब मंच जिनके विधानसभा में जनसभा हो रही है, ऐसे हम लोग के लोकप्रिय डॉक्टर अनिल मौर्य जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। डॉक्टर अनिल मौर्य माननीय सदन के विधायक भूपेश चौबे जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। और कैलाश आचार्य जी से मैं आग्रह करूंगा कि माननीय आशीष पटेल जी का स्वागत करें। आप सब मैं सभी मंचासीन अतिथियों जी से आग्रह करूंगा कि बड़ी माला से माननीय अतिथि जी का स्वागत करें। सभी मंचासीन अतिथि तो पहले रह तब उनके कहीं फोटो आई छोड़ा दिखने किसी का नहीं आ रहे थे, तो बात में पीछे गई। अरे नहीं जाने दे रहे हैं, जबरी रोक दे रहे हैं। सही कहली ना। स्वागत करते हुए भाजपा स्वागत है भाई, स्वागत है, गीता स्वागत है। स्वागत करते हुए सोमनाथ की झांकी में अपने टीम के साथ यहाँ स्वागत करते हुए अरे मुरारी भैया किनारे हटवा तब न फोटो आई, किनारे होगा या तब ना फोटो ही नहीं बन पावो। जोर से बोलिए भारत माता की। सब लोग दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। माने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी बहन रिंकी कोल जी के समर्थन में आयोजित इस विशाल जनसभा में, इस चिलचिलाती धूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आने वाली 1 जून को आप सब गठबंधन, एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी रिंकी कोल जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाने का काम करिएगा, ये मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं। मंच पर हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री आशीष पटेल जी, हमारे इस जिले के सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नंदलाल गुप्ता जी,
हमारे राज्यसभा के सम्मानित सांसद और वरिष्ठ नेता आदरणीय राम सकल जी, सोनभद्र की दृष्टि से वरिष्ठ विधायक और इस घोरावल के विधायक डॉक्टर अनिल मौर्य जी, हमारे सोनभद्र सदर के विधायक हमारे साथी श्री भूपेश चौबे जी, एक साधारण कार्यकर्ता भी विधायक बन सकता है या भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, ऐसे सम्मानित विधायक कैलाश आचार्य जी, इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय राम प्रकाश दुबे जी, जिले के प्रभारी श्रीमान अनिल सिंह जी, लोकसभा के संयोजक अमरेश पटेल जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी और संयोजक विद्याधर तिवारी जी, कैलाश बैसवार जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत जी, दीपक सिंह पटेल जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री धर्मवीर तिवारी जी, पूर्व विधायक श्री तीर्थराज जी, हमारे श्री सम्मानित लालजी तिवारी जी, सत्यनारायण सिंह पटेल जी, रामसेवक सिंह पटेल जी, मनोज देव पांडे जी, अनिकेत निषाद जी, सुरेंद्र मौर्य जी जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, मनीष पटेल जी, मंडल महामंत्री हमारे कृष्ण मुरारी गुप्ता जी, जिले के महामंत्री, हमारे यहाँ के सम्मानित सांसद पकौड़ी लाल कोल जी, और यहाँ पर मुझे एक और भी अपील करनी है। दुधी विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री श्रवण गौड़ जी हैं, उनके लिए भी मैं आज यहाँ अपील करते हुए सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए इतनी बड़ी संख्या में मेरे पिता समान बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी इतनी भारी संख्या में माताओं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। 6वें चरण का मतदान 25 तारीख को होगा। 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है। तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए इस बार का नारा है 4 जून को 400, जोर से बोलो, 4 जून 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए हमें 400 से अधिक सांसद जिताने का काम करना है। सोनभद्र मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। भाजपा गठबंधन की प्रत्याशी के रूप में रिंकी कौल जी को यहां माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है और मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब रिंकी कौल जी का जो चुनाव निशान है कप प्लेट, उस पर वोट दे करके 400 पार के लक्ष्य को पूरा करोगे। दोनों हाथ उठा के बताओ जरा, पूरा करोगे? मुझे आप सब पर भरोसा। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव, एक तरफ गरीबों के दुश्मन हैं, एक तरफ गुंडे अपराधी माफियाओं के साथी हैं, एक तरफ गरीबों के जीवन के दुखों को दूर करने के लिए लगातार 18 घंटे काम करने वाले 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानने वाले विश्व के सबसे शक्तिशाली और गरीबों के सबसे बड़े हमदर्द नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये सारे विरोधी दल के लोग मिलकर के जिसे इंडी गठबंधन बनाया, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी है और बहुत सारी पार्टियां उसमें मिली हुई है। लेकिन वो सारे पार्टियों के लोग मिल करके उनसे पूछो तुम्हारा क्या लक्ष्य है? उनका लक्ष्य गरीब की भलाई नहीं है, किसानों की भलाई नहीं है, नौजवानों का उज्जवल भविष्य नहीं है। बात तो ऐसा नेता मिला है जो सबका साथ सबका विकास कर रहा है, सबका साथ सबसे ज्यादा गरीबों का विकास कर रहा है, सबका साथ सबसे ज्यादा महिलाओं का विकास कर रहा है, सबका साथ सबसे ज्यादा आदिवासियों का विकास कर रहा है,
सबका साथ सबसे ज्यादा ओबीसी का विकास कर रहा है, सबका साथ सबसे ज्यादा दलितों का विकास कर रहा है, और एक तरफ वह लोग हैं जो इनके विकास के मार्ग में बाधा बन रहे हैं। अच्छा बताओ, अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना बनते तो जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, जिनको झोपड़ी में रहना पड़ता था, कच्चे घर में रहना पड़ता था, उनको आवास मिलता क्या? दोनों हाथ लगा बताओ, मिलता क्या? मोदी जी के कारण से आपने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जिताया और गरीबों के जीवन में ये जो खुशियों के पल आए हैं, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो अभी और 100 साल इंतजार करते, तब भी गरीब का पक्का घर नहीं बन सकता था, उनका पक्का आवास नहीं बन सकता। मोदी जी ने एक जानकारी इकट्ठा की, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से। जब सपा बसपा कांग्रेस की मिली भगत वाली सरकार थी, इन लोगों ने सर्वे कराया था। उस सर्वे में बहुत सारे मेरे गरीब थे जिनको अमीर दिखा दिया गया, और बहुत सारे अमीर थे जिनको गरीब दिखा दिया गया। किया गया है कि नहीं? ऐसा किया गया। मोदी जी ने सब पता लगा लिया कौन कौन गरीब ऐसा है जिसको अभी आवास देना है। मोदी जी ने कहा है 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी 3 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास देने की जरूरत है, जिनको शौचालय देने की जरूरत है, जिनके दवाई का कार्ड बनाने की जरूरत है, राशन कार्ड बनाने की जरूरत है, नल से जल पहुंचाने की जरूरत है, बिजली लगाने की जरूरत है, गैस का कनेक्शन देने की जरूरत है। 4 जून को मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास और बनाना शुरू करेंगे। अब ये विरोधियों को डर लगा कि आने वाले जब 29 वाला चुनाव आएगा तो कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जिसका अपना घर नहीं होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पिछले 3 साल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण कर रही है, फ्री में कि नहीं कर रही? बताओ, दोनों हाथ उठा बताओ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मोदी जी ने कहा है तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद यह राशन वितरण आगे 5 साल इसी प्रकार से और होता रहेगा। अब ये विपक्षी गठबंधन वाले, इनको तो इस बात का इंतजार है कि देश में कोई सोनभद्र में, कोई बुंदेलखंड में, कोई देश के किसी राज्य में भूख से मर जाए, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि एक गरीब मां बाप का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक पिछड़ी जाति में पैदा होने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है, और उसे गरीबों का दर्द मालूम है। वो कोई सोने और चांदी का चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए। जब वो पैदा हुए थे तो उनका घर भी कच्चा बना हुआ था, उनके घर में भी शौचालय नहीं था, उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो इलाज का पैसा नहीं था, उनके घर में भी बिजली नहीं लगी थी, उनके घर में भी गैस चूल्हा और सिलेंडर नहीं था, उनके घर में भी नल से जल नहीं पहुंचता था। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा जो दर्द गरीबी के कारण मेरे मां बाप और भाई बहन ने सहा है, इस देश के किसी गरीब को वह कष्ट नहीं होने दूंगा, उनका एक एक कष्ट दूर किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। यह संकल्प लेकर के 70 साल से अधिक की उम्र हो गई, 18 घंटे से अधिक काम करते हैं। बताओ करते हैं कि नहीं करते? एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर करते हैं। क्या है उनका लक्ष्य? क्यों करते हैं? वो चाहते हैं कि भारत दुनिया में नंबर 1 बन जाए, भारत का गरीब आदमी भी अमीर बन जाए, भारत के अंदर कोई भूखा ना रहे, भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में माफिया ना रहे, अपराधी ना रहे, भ्रष्टाचारी ना रहे। उसके लिए वो बड़े बड़े कड़े कड़े कदम उठाए हैं। मोदी जी ने कहा है 10 साल का जो मेरा कार्यकाल है वो तो टेलर है, असली पिक्चर तो 4 जून के बाद दिखाई जाएगी। 4 जून के बाद। अब ये विरोधी बड़े घबराए हुए कि मोदी जी 4 जून के बाद कौन सी पिक्चर दिखाएंगे।
तो मोदी जी ने तो कहा है न खाऊंगा, आगे मालूम है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे देश को, मेरे देश के गरीबों को, किसानों को लूट करके खाया है, पाई पाई वसूल करके देश के और गरीब की भलाई में लगा दूंगा। अब जो जमानत पर हैं वो भी डरे हुए हैं, और जो जमानत पर नहीं है, घोटाला किए हैं, वो भी डरे हुए हैं। उनको लगता है कि मोदी जी गरीबों का शोषण करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पहले उनके पास गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की ताकत, लेकिन एक तराजू पे गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों को बैठा दो, दूसरे तराजू पर गरीबों को बैठा दो, किसानों को बैठा दो, नौजवानों को बैठा दो, माताओं बहनों को बैठा दो। ये गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी कहीं टिकेंगे क्या? बताओ टिकेंगे क्या? दोनों हाथ में बताओ टिकेंगे क्या? ये घोटालेबाज लोग हैं। यहाँ बहुत सारे किसान बैठे होंगे जिनको मोदी जी दिल्ली से 2-2 हजार की 3 किस्त भेजते हैं, साल में 6,000 भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? अब ये जो भ्रष्टाचारी है इनका हिसाब दूसरे प्रकार का रहता है। इसमें काफी सीनियर लोग होंगे, उनको मालूम होगा। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, उनके प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर के कहते थे, हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। मालूम है किसी को कि नहीं मालूम है? काफी लोगों को मालूम। लेकिन मोदी जी ने देश में 52 करोड़ गरीबों का खाता खोला है प्रधानमंत्री बनने के बाद, और 34 लाख करोड़ रुपया 10 साल में लोगों को भेजा है, और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया पहुंचा, पूरा 34 लाख करोड़। जब देश में ईमानदार प्रधानमंत्री होता है तो गरीब का हक, किसान का हक, माताओं बहनों का हक, नौजवानों का हक उस तक पहुंचता है। आप बताओ जरा मुझे, सोनभद्र वालों, घोरावल वालों, भाजपा की सरकार आने से पहले बिजली का घंटा आवत रही? बताओ जरा, याद है कुछ? सब भूल गए। क्या घंटा आती थी? अगर ट्रांसफार्मर जल जाए तो कई दिन में बदला जाता रहा। फोन कर देते रही हो तो भैया आके लगा जाता रहा हो। क्या पैसा दिए बगैर लगत रहा कि पैसा देख पड़ता रहा? और तो समझ लो, जब भाजपा की सरकार नहीं थी, सपा बसपा वालों की सरकार थी, कांग्रेस वालों की सरकार थी, तब बिजली आती नहीं थी। और जब आपने कमल खिला दिया, भाजपा गठबंधन की सरकार बना दिया, तो बिजली जाती नहीं है। बताओ सही है कि नहीं सही? ये सुशासन और विकास ये इंडी गठबंधन नहीं दे सकता, ये एनडीए गठबंधन दे सकता है। गरीबों की भलाई इंडी गठबंधन नहीं कर सकता है। ये गरीबों की भलाई का काम एनडीए का हमारा जो गठबंधन है वो कर सकता है। अब की बार 400 पार का नारा है। चौथे चरण तक आप सबके आशीर्वाद से भाजपा गठबंधन 270 पार कर चुका है। आज 14 सीटों पर मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश। और मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना कि केशव जी कह रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है। आज रायबरेली में भी मतदान हो रहा है, और 14 की 14 सीटें में से 13 सीट हमारे पास पहले ही थी। इस बार रायबरेली में राहुल गांधी को भी हरा रहे हैं, कमल का फूल खिला रहे हैं। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो देखना, रायबरेली भी हमारा होगा और कन्नौज भी हमारा होगा। ये जो जोड़ी बनी है ना, ये 2017 में भी बनी थी। 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस से गठबंधन किया। हमारा सबसे पुराना गठबंधन एनडीए का अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो अपना दल। उस समय भाजपा और अपना दल गठबंधन, उस समय स्वदेव और भारतीय समाज पार्टी भी हमारे साथ जुड़ी थी विधानसभा चुनाव। लेकिन जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, तब उत्तर प्रदेश में हमारे 73 सांसद जीते थे। 2017 का विधानसभा चुनाव जब हुआ तो हमारे 325 विधायक आपने जिताने का काम किया था। 325। 2019 सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया, तब भी भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में यहां से पकौड़ी लाल जी को
आपने त्रिगाड़ वोटों से विजयी बना करके मोदी जी के सेना में शामिल होने के लिए भेजने का काम। 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे करने वाले, डींगे हाँकने वाले श्री अखिलेश यादव जी को आपने बता दिया, सोनभद्र हो चाहे मिर्जापुर हो चाहे बनारस हो, ये भाजपा का गढ़ है, भाजपा का गढ़ है, यूपी भाजपा का गढ़ है। आपने दूसरी बार उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बना दिया। श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी हार का चौका लगा चुके हैं, 5वीं पराजय के द्वार पर खड़े, 5वें पराजय के द्वार पर खड़े, और वो कह रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटा देंगे। अच्छा बताओ, मोदी जी और राहुल गांधी जी की कोई तुलना है क्या? बताओ, तुलना है क्या? श्री राहुल गांधी जी देश चला सकते हैं क्या? 10 साल जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो ये सुपर प्रधानमंत्री थे श्री राहुल गांधी, उस समय कुछ नहीं किए। इस समय कह रहे हैं आप मोदी जी को हटा दो, इंडी गठबंधन की सरकार बना दो, जो हम नहीं कर सके वो हम करेंगे। अरे 60 साल कांग्रेस ने देश में शासन किया, 600 साल पीछे मेरे देश को ले गए, भ्रष्टाचार के दलदल में देश को डुबो दिया। इस कांग्रेस को तो मैं भ्रष्टाचार के अम्मा की अम्मा कहता हूं। ये बेईमान पार्टी है। और समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाना इस 2024 के चुनाव में। मैं आप सबको अपील करके जा रहा हूं, निवेदन करके जा रहा हूं। मैं नारा लगाया करता हूं, विधानसभा में तो मेरा नारा रहता है 100 में 60% वोट हमारा, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। लेकिन मोदी जी के लिए मैं नारा लगा सकता हूं कि 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। बताओ है कि नहीं? बताओ सब लोग हाथ में, बताओ है कि नहीं है? और 7वें चरण तक 405 प्राप्त करते। सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं छोड़ेगी। आज के मतदान जहां हो रहे 14 सीटों पर, 14 की 14 में से 13 पिछली बार भी जीते। रायबरेली पिछली बार हार गए थे, इस बार रायबरेली में कमल खिला रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी को बहुत सम्मान के साथ। इसका यही है कि ये सब समाज को के लुटेरे हैं, समाज को डसने वाले हैं, समाज को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, गरीबों का शोषण करने वाले हैं, पत्रकारों का शोषण करने वाले हैं। आपने कहा कि यूपी में 80 सीट निकाले जा रहे हैं, जिसमें 79 सीट पत्रकार साथी हो, एक 2014 में उन्होंने क्या कहा था 60 से अधिक सांसद उनके जीत रहे हैं। कितने जीते? 5 लोग। 2017 में उन्होंने कहा था 300 पार के साथ फिर सरकार बनाएंगे। कितने जीते? 47 जीते। 2019 में बुआ से गठबंधन कर लिया, कितने जीते? फिर 5 पे सिमट करके रह गए। 2022 में कहे 400 से अधिक विधायक जीत रहे, 100 पार करते करते हाँफने लगे। 4 चुनाव में हार का चौका लगा चुके हैं। श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी होने जा रही है और उनकी जो सपा की साइकिल है उसके ऊर्जे खोल करके मैंने 5वें चरण के बाद क्या स्थिति रही, कितनी सीटें आएंगी? उसको पार्सल करवा देंगे, खोल करके ठीक से पैकिंग करा करके, क्योंकि अब सपा की जरूरत नहीं। सपा गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री को जनता ने सदा के लिए उत्तर प्रदेश से उखाड़ करके फेंक दिया है और उत्तर प्रदेश को सपा से बचा लिया। भाजपा को सुशासन के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश की जनता की शानदार सेवा कर रहे हैं और 4 चुनाव जीत रहे हैं, जीत चुके हैं। 5वें केवल 80 निकाल पाएंगे, केवल 80। 5वें चरण के बाद क्या स्थिति है, कितनी सीटें आप पा रहे हैं, क्या लग रहा है? मुझे बताया ना 300 पार हो चुके हैं एनडीए के साथ। और अंतिम चरण 1 जून को जब सोनभद्र के लिए मतदान होगा तो आपको ये खबर आएगी, सोनभद्र से सहारनपुर तक, गाजियाबाद से गाजीपुर तक, चारों तरफ कमल खिल गया है भाजपा गठबंधन की। रोजगार के अंबार, ये मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब हिंदुस्तान बनेगा। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश बनेगा। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था 3रे नंबर की बनेगी और भारत दुनिया का नेतृत्व। धन्यवाद। श्री अनिल मौर्य जी, श्री भूपेश चौबे जी, श्री आचार्य जी और अपना दल
भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी माननीय जिलाध्यक्षगण, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी भाई अनिल जी, यहाँ के लोकसभा प्रभारी भाई दुबे जी और यहाँ के लोकसभा संयोजक भाई अमरेश पटेल जी और आदरणीय धर्मवीर तिवारी जी, तो सभी वरिष्ठ पर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि भाई साहब को जाना है, हेलीकॉप्टर का एक समय होता है, तो मैं सबसे माफी मांगते हुए इस घोरावल विधानसभा की सभी देवतुल्य जनमानस का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं। साथियों, हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं यहाँ की प्रत्याशी रिंकी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने हर जनमानस तक हर उस सुविधा को पहुंचाने का काम किया है जो पिछली सरकारों ने ध्यान दे दिया होता तो शायद आपका जीवन स्तर पहले बदल गया होता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को, जिन्होंने कैबिनेट में आगे बढ़ करके हर उस चीज की लड़ाई लड़ी है जिस चीज के लिए हमारे वंचित वर्ग से आने वाले लोग, हमारे पिछड़े समाज से आने वाले लोग हमेशा परेशान रहते थे। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सभी माननीय विधायकों का, जिनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी की भेजी हुई, चाहे ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे कोल आवास योजना हो, मुसहर आवास योजना हो और चाहे हमारे आयुष्मान कार्ड, सोनभद्र के हर उस जनमानस को प्राप्त हुई है जिसको इसकी आवश्यकता बहुत पुराने समय से। मुझे बहुत कुछ नहीं बोलना है क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि को विस्तार से आपकी बात रखनी है। मैं इतना निवेदन करूंगा, अपना दल के प्रत्याशी के रूप में एनडीए की प्रत्याशी बहन रिंकी गोयल जी आप सबके सामने हैं। ये 96 के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई राहुल जी की धर्मपत्नी हैं, जिनके परिचय की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, पर मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा, ये बहन आपके सामने है, इसको भारी बहुमत से जिताने का काम करें और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। बहुत बहुत आप सबका आभार, धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए जय सरदार, जय सरदार, जय भीम, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक अमर रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हिमालय की घाटियों में जहाँ औषधियों का छाल, आप चले जाएंगे समुद्र के किनारे जहाँ पेट्रोल डीजल का खान है, निश्चित रूप से ये भारत और जो हमारी नदियां, हमारी जीवन रेखा हमारे बीच में नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी वो कहा करते थे, जितने नदियों को जोड़ लेंगे पूरी दुनिया को खिलाएंगे। मित्रों, एक दिन मैं सुन रहा था टीवी पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण। उन्होंने बोलते बोलते कहा कि देश की आजादी में आरएसएस का, जनसंघ का, बीजेपी का क्या योगदान है, उनका तो एक कुत्ता भी नहीं मरा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी केवल नेहरू खानदान ने योगदान नहीं दिया। देश की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वनवासी, जनजाति, तमाम देश के नौजवान हंसते हंसते फांसी के अंदर चुन लिए, तब जाकर यह देश आजाद। आजादी के 75 साल पूरे हुए, आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इन 75 सालों में 60 साल कितने राज किया? 5 साल वाजपेयी जी का छोड़ दीजिए, 10 साल मोदी जी का छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस से निकले लोगों ने राज किया। आज हम इस देश को विकसित भारत हो जाना चाहिए था। अब विकसित और विकासशील भारत देशों में अभी हम चले जाते हैं। कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस के लोग जिम्मेवार है। लेकिन मैं खड़गे जी कहना चाहता हूँ, आपने किया क्या? जब इस देश में महात्मा गांधी जी कहा करते थे हमारे लाश के तो टुकड़े होंगे तब भारत माता का विभाजन होगा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के रूप में भारत के दो टुकड़े हो गए। इसकी सरकार कौन लोग थे? जब इस देश में भारत चीन भाई भाई का नारा लगाया जा रहा था कि
किसकी सरकार थे, 3 विधायक क्षेत्र हमारे से चला गया। मैं कांग्रेस के लोगों मैं कहना चाहता हूँ, इस भारत माता की आंचल को फाड़ के नीलाम करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। सत्ता के खाते, कुर्सी के खाते, वोट के खाते इस देश को, समाज को बांटने का काम कांग्रेस के लोगों ने। बहनों भाइयों, आज हम तो नेशनल हाईवे चलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। गांव की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात होती है, अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। सर्व दुनिया मुट्ठी में अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। 2 रुपया किलो, 34 रुपया किलो गरीबों का देने का किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। लेकिन मित्रों, जो काम अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर पाए थे, मजबूरी थी, 24 दलों का गठबंधन था, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, वो चाह करके भी कुछ अपने एजेंडे को साइड पर कर दिया। 24 दलों को लेकर चलाना देश का ऊपर है, देश के को निर्णय लिया। लेकिन इस दावे के साथ कहना चाहता हूँ, 2014 में आपके स्नेह और आशीर्वाद से नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। जो हम लोग कहा करते और लगाया करते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर वीरों का स्नेह हमारा, धारा 370 को समाप्त करेंगे। लोग कहते थे धारा 370 को जब तक करेगा चल जाएगा, देश के खून खराबे होंगे। लेकिन कितना सूझबूझ के साथ हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृहमंत्री जी ने पहले राज्यसभा में लाया। राज्यसभा में बहुमत नहीं था, मैं राज्यसभा का सदस्य, मैं भी उस पर वोटिंग किया। तेलुगु देशम के 10 सांसद बीजेपी ज्वाइन कर लिए, कांग्रेस के राज्यसभा के 2 सदस्य बीजेपी ज्वाइन कर लिए, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य बीजेपी ज्वाइन कर लिए। जब वोटिंग हुई, 108 वोट पक्ष में पड़ा, विपक्ष में 98 वोट पड़ा। लोकसभा में हमारा बड़ी बहुमत था। धारा 370 जैसे वापस आया था, वैसे जैसे आया लागू था वैसे वापस कर दिया। भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त करने का जो संकल्प लिए हैं, आज इसी तर्ज पर देश चल रहा है और देशवासियों के शांति, सुरक्षा और विकास में लगे हुए हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज यह चुनाव में हमारे पुत्रवधू स्वर्गीय राहुल प्रकाश की पत्नी श्रीमती रिंकी कौर जी को टिकट मिला है और यहाँ के आपकी सेवा करने के लिए प्रत्याशी बनाया गया। साथियों, और जो इस क्षेत्र का अब तक विकास हुआ है और जो विकास होना बाकी है, यह बीजेपी के नेता, अपना दल के नेता, निषाद पार्टी के नेतागण, राष्ट्रीय लोकदल के नेतागण और सुहेलदेव पार्टी के नेतागण सभी लोग उपस्थित हैं। मैं एक निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि इस जनपद के चौमुखी विकास के लिए और यहाँ के सुख शांति और समृद्धि के लिए कितना काम हो कि यहाँ के क्षेत्रवासियों के जहाँ अभाव ग्रस्त है वहाँ भरपूर विकास करके और इनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम हो। तो साथियों, मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप लोग रिंकी कौर को चुनाव निशान कप प्लेट पर का बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अगले बार आप लोगों ने 300,000 से हमें जिताने का काम किया और हम चाह रहे हैं करके यहाँ लाखों लाखों वोटों से और घोरावल विधानसभा का सम्मान बढ़ेगा और यहाँ ज्यादा से ज्यादा विकास होने का काम होगा। इसलिए निवेदन है घोरावल विधानसभा के क्षेत्रवासियों से, वोटर मतदाताओं से और सभी भाइयों बहनों से कि आप लाखों लाखों वोट से जिताने का काम करेंगे। इन भावनाओं के साथ पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
वंदन करता हूं और सब प्लेट के निशान का बटन दबाने के लिए अपील करता हूं। बहुत बहुत सा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री विद्याधर तिवारी जी, श्री कैलाश वैश्वार जी, श्री अजीत रावत जी, श्री दीपक सिंह पटेल, श्री धर्मेश तिवारी, श्री तीर्थराज जी, श्री लाल जी तिवारी जी, श्री सत्यनारायण पटेल जी, और सभी सम्मानित मंच और मतदाता भाई और गार्जियन स्वरूप और मेरी नारी शक्ति, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और उनका हार्दिक स्वागत और वंदन करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने मुझे लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भेजा है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आप सबके बीच छोटी बहन और बेटी के रूप में हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि कप प्लेट के सामने बटन दबाकर मुझे अपना अपना आशीर्वाद दें और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें और उनके सपनों को साकार करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं अपना दल के जिलाध्यक्ष श्री सत्यनारायण पटेल जी से आग्रह करूंगा कि सबका आदर अभिवादन करते हुए जनसभा के समापन की घोषणा करें। माननीय सत्यनारायण पटेल जी।